गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। मैंने एक पोस्ट डाली थी, एक दिन पहले की बात है ये। वहाँ पे मैंने लिखा हुआ था कि सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दीजिए जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी और आपकी डिमांड को कंप्लीट अप करूँ। जस्ट ओनली 7 to 8 कमेंट्स आए हैं, 7 to 8 डिमांड आई है मेरे पास। मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि यार डिमांड दो तभी तो पूरी करेंगे। 7-8 तो मैं तो अभी बना दूंगी, 7 दिन भी नहीं लगने वाले मेरे को तो। जितना हो सके ज़्यादा डिमांड करो बस। हाँ, एक बहुत बड़े मज़ेदार वाली बात ये है कि एक स्टूडेंट है, आई होप उसका अनमोल नाम है, पता नहीं, आई होप अनमोल ही है। उसने हर वीडियो के अंदर ये कमेंट डाल रखा कि मैडम चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 16 और वो कंपनी लॉ का ज़रूर करवा दो, ज़रूर करवा दो, ज़रूर करवा दो, प्लीज़ करवा दो। उस बच्चे की ज़रूर डिमांड कंप्लीट करने वाली हूँ मैं, और इन सभी की भी करने वाली हूँ, ये बात नहीं है। और सबसे पहले आई थी स्टैट्स टाइम सीरीज। आई होप स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस का टाइम सीरीज का 7 चैप्टर बोल रहे हैं स्टूडेंट, उसी के बेस पे मैं ये वीडियो आज बनाने वाली हूँ। और एसपीएम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे थे, उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो आएगी। एग्जाम्शंस, आई होप आपने चैप्टर नंबर 14 की मांगी है या पता नहीं सारे चैप्टर्स की मांगी है, बट इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देती हूँ। कैपिटल गेन का जो चैप्टर है, कैपिटल गेन का जो चैप्टर है उसकी जो एग्जाम्शंस है 54, अंडर सेक्शन 54 की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम के अंदर आती है। ठीक है, एग्जाम ऑनलाइन होंगे ऑफलाइन होंगे ये मैं अभी बता देती हूँ। आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हो, जिस बच्चे ने मुझे कमेंट किया था मुझे लग रहा है वो आप फाइनल ईयर का स्टूडेंट है। अगर कोई बच्चा फाइनल ईयर में है, 5th सेमेस्टर के पेपर के लिए तैयारी कर रहा है, तो वो ज़रूर करे, बिकॉज फाइनल ईयर के जो एग्ज़ाम है कंडक्ट होंगे, होंगे ही होंगे। वो चाहे ऑनलाइन भी हो सकते हैं, ऑफलाइन भी हो सकते हैं, बट 100% होंगे, ये मत सोचना कि नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि पिछली 2-3 सालों से मैं देख रही हूँ जो मेरे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम होंगे या नहीं होंगे, 100% होते हैं फाइनल ईयर के वालों के। मैंने ऑब्जर्व किया है, किसी भी तरह के 1% भी चांस नहीं है कि आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे। ये सच्चाई है, क्योंकि मैं कॉलेज से बिलोंग करती हूँ, दैट्स मीन्स मुझे सभी इन्फॉर्मेशन पता है। दैट्स वाई आप फ्यूचर को इस तरह से डेंजर में ना ले, वो भी स्टडी के मामले में। अपनी तैयारी फुल रखें 5th सेमेस्टर वाले। हाँ, 4th और सॉरी ये अब क्या है, 3rd सेमेस्टर और 1st सेमेस्टर वाले के लिए थोड़ा 50% चांसेस है कि उनके एग्ज़ाम नहीं होंगे, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है थोड़ा था। उनके कम चांसेस है, 50-60% है कि एग्ज़ाम होंगे, 40% नहीं उनके एग्ज़ाम होने वाले। बट फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट तैयारी जम के करो। ठीक है, सो एक डिमांड आई थी कि डिविडेंड अकाउंट एंड ऑडिटर कंपनी लो, ये भी होगी कंप्लीट, डोंट वरी, सभी की कंप्लीट होगी। आप सभी बस कमेंट करते रहिए, बोलते रहिए कि मैडम इस पे, मैडम इस पे, मैं जैसे भी टाइम लगेगा मैं निकालती रहूँगी। ठीक है, आप लोगों के लिए। आज हम करने वाले हैं, सबसे पहली जो डिमांड आई थी, जिसने सबसे पहले की थी उसी की डिमांड पहले आएगी। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, आगे जो भी डिमांड करेगा उसी की सबसे पहले आएगी। मैं नोट डाउन करती रहती हूँ, क्योंकि ये जो मेरी एनालिसिस करने की आदत कभी नहीं जाती है, और आज हम एनालिसिस का ही चैप्टर पढ़ रहे हैं, बड़ा अच्छी बात है। चैप्टर शुरू करते हैं। ये हमारा स्टैटिस्टिक्स का है। स्टैटिस्टिक्स के अंदर 3rd सेमेस्टर के अंदर आता है ये चैप्टर, चैप्टर नंबर 7। वैसे मैं इसकी बता देती हूँ कि इसकी जो चैप्टर है, जो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चैप्टर नंबर 7 से एक क्वेश्चन आएगा, चैप्टर नंबर 6 से एक क्वेश्चन आएगा। इंडेक्स के नंबर में जो थ्योरीज दी हुई है, ठीक है, फिशियस थ्योरी है उसके अंदर, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कंप्लीट आएगी टाइम ये वाली इसके अंदर जो थ्योरी है। इन दोनों में से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा 15-15 मार्क्स का, इन दोनों में से थ्योरी का आएगा, इसमें से 15 का आएगा, इसमें से 4-4 आएंगे कंप्लीट क्वेश्चन पेपर। ठीक है, आज हम करने वाले हैं एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज। सबसे पहले आपको स्टैटिस्टिक्स का मतलब पता होना चाहिए, मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि ये स्टैट्स के ऊपर मेरी सबसे पहली वीडियो है। स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है कि हम कोई भी डाटा होता है, कोई भी जो इंफॉर्मेशन होती है, उसे इस तरह से कलेक्ट करना है, उसे इस तरह से इकट्ठा करना है कि हम उसे किसी फॉर्म में लेके आ सके, टैबुलर फॉर्म में ले सके। मीन्स कि ऐसे ऐसे ये टैबुलर फॉर्म होती है, ऐसे टी बना होता है जो उसे टैबुलर फॉर्म बोलते हैं, जैसे हमारी बैलेंस शीट बनती है, उसे हम टैबुलर फॉर्म में लेके आ सके। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टील पाइप्स का एग्जाम्पल है। मान लो कि संडे को 1200 बिकी है, यहाँ पे कुछ और भी स्टेटमेंट है फिलहाल, ये संडे को हमारी 1200 स्टील पाइप बिकी हैं, मंडे को हमारी 1400 पाइप से बिकी है। मतलब ये ऐसा डाटा जिसको हम अरेंज करके एक ग्राफ में या फिर टेबुलर फॉर्म में या फिर हम किसी भी फॉर्म में लेके आ, जैसे कि अंडरस्टैंड ईजिली कर सके। अब मैं क्या करती हूँ, मान लो कि मैं ऐसे
बना के ऐसे ऐसे कहीं पे भी ऐसे कर देती हूँ, क्या आपको समझ में आएगा ये किसका डाटा, ये किसका डाटा, ये किसका डाटा? नहीं ना। जब तक हम प्रॉपरली ये नहीं शो करेंगे कि एक्स एक्सिस कौन सी किस चीज़ की है, वाई एक्सिस किस चीज़ की है, सॉरी वाई एक्सिस ये होती है, एक्स एक्सिस ये होती है, जब तक हम प्रॉपर शो नहीं करेंगे। मैं बता देती हूँ एक्स एक्सिस हमारी टाइम की है, तो आपको पता लग जाएगा कि किस टाइम पे, या फिर मैं बोल देती हूँ ईयर की है, तो 2021, 22, 23, 24 में ऐसे लिखूंगी, तो आपको ये पता लग जाएगा कि कौन से डाटा में कौन से ईयर में क्या चीज़ हो रही है। अब और यहाँ पे डिपेंड करेगा कि आप क्या कर रहे हो। मान लो कि हमने पाइप्स का एग्जांपल लिया है कि 2011 के अंदर हमारी पाइप्स बिकी थी 100, तो मान लेते हैं हम यहाँ पे ग्राफ ड्रा करते हैं ना, 10, 20, 30 ऐसे ड्रा करते चले जाते हैं। 2011 के अंदर हमारी 100 बिकी थी, तो सबसे ऊपर यहाँ पे डॉट लग जाएगा। 2012 के अंदर मान लो कि 20 बिकी थी, यहाँ पे आ जाएगा। 2013 के अंदर हमारी क्या मान लो कि 30 बिकी थी, तो ये ऐसे जो जाएगा ना, इसे हम बोलते हैं ग्राफ। ठीक है, और आपको समझ में आ जाएगा कि ये हम ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं इसको प्रॉपर। ठीक है, पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब होता है, जब आपको पूरी इंफॉर्मेशन सही ढंग से समझ में आ जाती है। एक स्टैटिस्टिक्स के अंदर ये होता है कि नंबर और क्वांटिटेटिव टर्म्स को इस तरह से रिप्रेजेंट करना कि अगले वाले पर्सन को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आई होप इसका मतलब समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज। ये कहते हैं कि इट शो द मूवमेंट ऑफ द फिनोमिना ओवर ए पीरियड ऑफ ए टाइम। ये कहते हैं ये एक टाइम सीरीज ये बताता है ये किस तरह का फिनोमिना है, एक किस तरह की फैक्ट या तथ्य बोल देते हैं, इस तरह का सिस्टम है जो हमें ये बता देता है कि कौन सी चीज़ की किस टाइम पर कितनी क्वांटिटी में मूवमेंट हो रही है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल आपको खुद का देने वाली हूँ। मैं फिलहाल जो मेरे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझे बताते हैं कि मैम हमारे थर्ड सेमेस्टर के अंदर आए थे 482 नंबर आए थे आउट ऑफ 600 में से। मैं कि ठीक है जी। अब उनका अब वो फिलहाल 5th सेमेस्टर में है, अब वो कहते हैं कि 4th सेमेस्टर में हमारे आए थे 413 नंबर, 513 सॉरी 600 में से। ठीक है, तो इस चीज़ को हम क्या कर लें, मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है, जैसे भी हो डाटा इस तरह से होता है। ठीक है, कि हाँ हमने 1 महीने में इतने चैप्टर कवर कर दिए, हमने 3 महीने में इतने कर पाएंगे। हम एस्टिमेट लगा सकते हैं ना कि 1 महीने में मान लो कि हमने 10 चैप्टर कवर कर दिए। ठीक है, इनकम टैक्स के लगा लीजिए, आपकी कंपनी लोगो लगा लीजिए, किसी भी सब्जेक्ट के लगा लीजिए। मान लीजिए 1 मंथ का हमने 10 चैप्टर कर लिए हमने कंपनी लोगों, जैसे मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं यूट्यूब के ऊपर 9 चैप्टर मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुके हैं। तो मेरा एस्टिमेट क्या रहेगा कि 3 मंथ के अंदर मैं कितने करवा सकती हूँ, 30 तो करवा सकती हूँ ना। तो ये एस्टिमेट होता है, ये एनालिसिस होता है टाइम्स का, ये एनालिसिस होता है डाटा का। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं सीधा, इसकी जो थ्योरीज हैं वो इंपॉर्टेंट है, और बाकी आप अपनी बेस पे कर सकते हैं, इतना कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, बस थ्योरी इंपॉर्टेंट है, कंटेंट इंपॉर्टेंट है इसका। यहाँ पे एक बात समझ लीजिए क्या कह रही है कि वी कैन मेक अ कंपेरिजन ऑफ ए पास्ट डाटा विद द करंट डाटा। टाइम एनालिसिस हमारे लिए इसलिए भी हेल्पफुल है कि हमारा जो अब का डाटा है, जो हमारा पिछला डाटा, अब देखो जो बच्चे 5th सेमेस्टर में हैं या फिर बच्चे 3rd सेमेस्टर में, वो किससे साथ कंपेयर करेंगे, 3rd सेमेस्टर वाले 1st के साथ करेंगे, 2nd सेमेस्टर के नंबरों के साथ करेंगे, और जो 5th सेमेस्टर वाले हैं वो इनके साथ करेंगे कंपेरिजन। तो करंट डाटा को पास्ट के डाटा के साथ कंपेरिजन करते हैं, जो गैप आता है ना उस गैप को मिनिमाइज करने के लिए कोशिश करते हैं। समझ में आ रहा है, गैप को मिनिमाइज, अगर गैप ज़्यादा होगा मीन्स कि वेरिएंस ज़्यादा होंगे, तो वो एक गलत चीज़ है। अगर हम बिजनेस की बात की जाए, हम अपने नंबरों की बात की जाए, पहले हमारे नंबर 513 थे, मान लीजिए घट के कितना हो गया अब की बार, वैसे इस बच्चे के तो बड़े हैं फिलहाल, एक्चुअल में ही बड़े हैं, अब मान लीजिए अब इसके 482 हो गए हैं, तो ये गैप बहुत ज़्यादा है। बढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, बट गैप घटा हुआ अच्छा नहीं होता। तो गैप हमारे भी कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, प्लस और नेगेटिव। प्लस हमारे लिए, स्टूडेंट्स के लिए, बिजनेसमैन के लिए गैप अच्छा होता है, बट माइनस हो जाए तो अच्छा नहीं है। बट ये प्लस भी बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जिस तरह की स्ट्रैटेजी, जिस तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं उसके हिसाब से वो क्वांटिटी लेके आते हैं, क्वांटिटी कम लेके आएंगे, प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, सेल ज़्यादा हो रहा है, तो क्या हुआ, गैप हमारा पॉजिटिव भी उनके लिए हार्मफुल है। तो बिजनेस के लिए गैप हमारा पॉजिटिव ही, सॉरी बैलेंस ही अच्छा रहता है। ठीक है, ये बस मैंने आपको गैप समझाने के लिए किया था। ठीक है, वो बिजनेस की बात अलग है, उसके लिए तो बहुत बड़े बड़े कंसेप्ट हैं। अभी आप बच्चे हो, 3rd सेमेस्टर वाले बच्चे हो, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर करते हैं इन चीज़ की स्टडी, कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज। इसके अंदर में ना
दो तरह की सीरीज आएंगी। अब आप यहाँ पढ़ोगे ना, दो तरह की सीरीज आएंगी। सबसे पहले एडिटिव मॉडल्स एंड देयर मल्टीपल मॉडल्स। एडिटिव मॉडल और मल्टीपल मॉडल के अंदर ये 3-4 वर्ड यूज़ होने वाले हैं। ट्रेंड वैल्यू क्या होती है, सीजनल वेरिएंस क्या होते हैं, साइक्लिकल वेरिएंस क्या होते हैं, इरेगुलर वेरिएंस क्या होते हैं। पहले इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ये होते क्या है। ठीक है, सबको क्लियर नज़र आ रहा है? या सबको क्लियर नज़र आ रहा है? ठीक है। सो सबसे पहले हम इसको करते हैं, क्या कहता है कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज। इसके अंदर ये सभी पॉइंट्स आने वाले हैं। टाइम सीरीज के कंपोनेंट क्या है? ये कहते हैं कि डाटा ऑफ द टाइम सीरीज आर सब्जेक्ट टू चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम ड्यू टू द वेरियंस रीजन लाइक। ये कहते हैं कि जो हमारा जो डाटा है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। एक बेस्ट एग्जांपल देती हूँ। आज आपकी डिमांड क्या है? अगर आप मार्केट के अंदर जाते तो आपकी डिमांड क्या है? वुलन की सामानों की होगी ना डिमांड। ये थोड़ी ना कि आप एसी खरीदने जाओगे, कूलर खरीदने जाओगे, ऐसा नहीं होगा ना। तो जिस चीज़ की डिमांड होगी मार्केट में, उसी चीज़ का क्या होगी? सबसे ज़्यादा सप्लाई होगी, डिमांड होगी, राइट। टाइम के अकॉर्डिंग, पीरियड के अकॉर्डिंग डिमांड होना, उसे भी हम एनालिसिस करते हैं, क्योंकि हम टाइम सीरीज ही पढ़ रहे हैं ना, तो दैट्स वाई। तो सबसे पहले कहते हैं कि चेंज इन अ लाइकिंग। आपकी टेस्ट चेंज हो जाते हैं। आज बर्गर खाने का मन कर रहा है तो 10 दिन बर्गर खा लोगे, बट अगले दिन क्या बर्गर खाओगे? ऐसे तो मन उग जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे? अगले दिन मोमोज ले लेंगे, स्प्रिंग रोल ले लेंगे, पिज़्ज़ा ले लेंगे। वैसे भी डोमिनो का बहुत अच्छा पिज़्ज़ा चल रहा है फिलहाल इस टाइम। तो क्या है, आपकी लाइकिंग क्या है, हैबिट क्या है, चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू देयर पीरियड। ठीक है जी। सीजन के अकॉर्डिंग सामान बिकता है। इज कॉल्ड द मूवमेंट। एक सेकेंड। इंक्रीज इन अ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। अब देखिए, किसी फैमिली के अंदर पहले 2 पर्सन थे, ठीक है, उनका एक किड्स आ गया है, तो किड्स के अकॉर्डिंग उसकी डिमांड चेंज होगी। समझ रहे हैं? पहले क्या है, हस्बैंड वाइफ थे, उनका एक बच्चा आ गया है, तो बच्चे के कपड़े भी अलग खरीदे जाएंगे। पहले उनकी 2 डिमांड थी, एक जेंट्स की, एक लेडीज़ की, अब एक किड्स की भी आ गई है। तो डिमांड क्या है, चेंज हो जाती है ड्यू टू द पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग भी। ठीक है जी। फैमिली बड़ी है तो छोटा टीवी यूज़ करेंगे, फैमिली बड़ी है, सॉरी, फैमिली छोटी है तो छोटा टीवी, और बड़ी है तो बड़ी एलईडी का यूज़ करेंगे, 32 इंची करेंगे, 64 इंची करेंगे, जितने भी इंची होती है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है पॉपुलेशन के ऊपर भी। साइक्लिक वेरिएशन, साइक्लिक वेरिएशन क्या होता है कि साइकिल के अकॉर्डिंग चेंज होना। अब देखिए, रेनी सीजन के अंदर क्या होता है, हम रेन कोट का यूज़ ज़्यादा करते हैं। समर के अंदर हम क्या करते हैं, गर्मी के कपड़े यूज़ करते हैं। विंटर के अंदर क्या यूज़ करते हैं, सर्दी के कपड़े करते हैं। इसी तरह से हमारा साइक्लिक प्रोडक्शन के अंदर भी होता है। आपको पता हो कि साइक्लिक प्रोडक्शन के अंदर कैसे होता है। एक सीजनल प्रोडक्शन होता है, अरे क्या होते हैं, मंथली, वीकली, हर साल चलता रहता है। ठीक है, वो हम बढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह के मूवमेंट को हम क्या कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, मूवमेंट कहेंगे। जो फ्लक्चुएट होता है ना डाटा, एक जगह से दूसरी जगह भागता है डाटा, उसे हम क्या कहेंगे, मूवमेंट कहेंगे। आई होप इतना पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। ये थोड़ा डीपली इसलिए समझाना पड़ रहा है क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, सबसे एंड में कई बच्चे ऐसे होंगे कि जिसने बीच का चैप्टर नहीं कर रखे होंगे, तो बीच के पॉइंट्स हैं ये फिलहाल। ठीक है, तो अब यहाँ पे आते हैं, ये 4 पॉइंट क्या कहते हैं। सबसे पहले ये कहते हैं कि सर्कुलर ट्रेंड और ट्रेंड्स। ये कहते हैं कि द सर्कुलर ट्रेंड और ट्रेंड रेफर टू द लॉन्ग टर्म टेंडेंसी ऑफ डाटा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ये कैसा डाटा है जो चेंज होता है काफ़ी लंबे टाइम के बाद। समझ में आई? काफ़ी लंबे टाइम के बाद का मतलब क्या है, अब आपने एक बार फ्रिज खरीद लिया है, अब आप ये थोड़ी ना कि हर महीने फ्रिज खरीदोगे, हर महीने आपका ख़राब होगा, नहीं ना। आपने जब अगर नया फ्रिज खरीदा तो उसकी वारंटी भी कम से कम 1-1.5 साल तो होती है। तो ऐसा डाटा, ऐसी इंफॉर्मेशन जो क्या है, लॉन्ग टाइम के दौरान होती है। ठीक है, सॉरी अभी तक यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट आ रही थी, ये वीडियो मैंने नोट नहीं किया। एकदम से मैंने देखा कि मेरी पेंसिल का कलर ही चेंज हो गया यार, मैंने तो येलो परचेज़ की थी, यहाँ पे पूरी स्लेटी कैसी होगी है। सो यहाँ देखते हैं सर्कुलर ट्रेंड्स और ट्रेंड्स के बारे में क्या कहते हैं। तो सर्कुलर ट्रेंड और ट्रेंड्स रेफर टू द लॉन्ग टर्म टेंडेंसी ऑफ ए डाटा ओवर ए पीरियड ऑफ ए टाइम। ऐसा डाटा जो लंबे टाइम के बाद चेंज होते हैं। ठीक है, लंबे टाइम के बाद चेंज होने का मतलब क्या है, देखिए एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे मैंने आपको बोला है कि रेफ्रिजरेटर का ले लीजिए, ठीक है, आप एसी का ले लीजिए, ऐसी ड्यूरेबल थिंग्स, मोटरसाइकिल का ले लीजिए, जिसकी क्या है डाटा हर साल क्या है, लॉन्ग टाइम के बाद चेंज होती है। उसका जो डाटा है उसका लॉन्ग टाइम के बाद फ्लक्चुएट होता है। तो डाटा ऑफ द टाइम सीरीज आर सब्जेक्टेड टू द चेंज ओवर ए पीरियड ऑफ ए टाइम, बट ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ ए टाइम द डाटा ऑफ द टाइम सीरीज हैव टू बी टेंडेंसी टू बी इंक्रीज और डिक्रीज और रिमेन कॉन्स्टेंट।
ये कहते हैं कि लंबे टाइम के बाद भी ये डाटा या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या बीच में रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। आपने एग्जांपल, इसका एक बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे दूं तो लॉकडाउन से पहले सबसे ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की थी? नॉर्मल थिंग्स जिन जिनकी यूज़ की थी, बट लॉकडाउन लगने के बाद सबसे ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की हुई है? एक तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं एक्चुअल डाटा है, ये 540 करोड़ रुपए की पैरासीटामोल जो आई होप 90 पता नहीं 60 mg की थी, वो सबसे ज़्यादा बिकी है। 540 करोड़ कम नहीं होती अमाउंट, इतने पैसे की वो चीज़, वो दवाई है, वो बिकी है। कारण क्या है? कोरोना के कारण। दूसरा, सैनिटाइजेशन का जो मिक्स वाला जो होता है ना, हैंड वॉश, वो वाला सबसे ज़्यादा बिका है। मास्क बिके हैं हमारे। तो ये क्या है, एक लंबे टाइम के बाद इनकी क्या ये ड्यूरेशन आई है। अब क्या है, जो दूसरी चीज़ें हैं, एक और एग्जांपल देती हूँ मैं, टेलीफोन, जो मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन है, ये सबसे ज़्यादा बिक रहे हैं। कारण क्या है? ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं, राइट। लैपटॉप्स बिक रहे हैं। मतलब ऐसी चीज़ें जो लॉकडाउन के कारण जो इफेक्टेड हुई है ना, तो उनका प्रोडक्शन लॉन्ग टाइम के बाद ही आया ना, तो उन्हें क्या बोलेंगे? सर्कुलर ट्रेंड्स। एक ऐसा सर्कल जो काफ़ी लंबे टाइम के बाद आता है। ये बात इतनी, बस इतनी सी याद रखनी है, ठीक है। ये कैसे निकालेंगे? YT इज इक्वल टू A+ के BX। इसका आगे ना मैं फंडा बताऊंगी, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बट एक ही घोट के पी लेना, वही सफिशिएंट है, ठीक है। हाँ, बस ये है कि ये जो फॉर्मूला है ये इस तरह में सभी जगह आपका यूज़ होने वाला है। अब आ जाता है साइक्लिक वेरिएंस। साइक्लिक वेरिएंस भी बोलते हैं, साइक्लिक फ्लक्चुएशन भी बोल देते हैं। फ्लक्चुएशन का मतलब होता है मूवमेंट, ठीक है। ये कहते हैं कि पीरियोडिक अप एंड डाउन मूवमेंट इन ए इकोनॉमिक एंड अ बिजनेस टाइम सीरीज। ये हमेशा बिजनेस टाइम सीरीज के अंदर होता है। बिजनेस मीन्स कि जिसका बिजनेस होता है। अब इसका मैं एग्जांपल दूं तो प्रोडक्शन का जो रॉ मटेरियल होता है वो इसका बेस्ट एग्जांपल है, वो साइक्लिक होता है। आज प्रोडक्शन पूरा बना दिया है, ठीक है। प्रोडक्शन पूरा बनाने के बाद क्या होगा? सामान बिक गया, उसके बाद हमें और तो चाहिए हो ना। तो यहाँ पे कहते हैं कि पीरियोडिक होता है, टाइम पे होता है, 6 मंथली होता है, जैसे कि सॉरी, ये कम से कम 3 से 10 सालों के बीच में रिपीट होते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, पीरियड अप एंड डाउन मूवमेंट इन इकोनॉमिक एंड बिजनेस टाइम सीरीज इज नोन एज अ साइक्लिक वेरिएंस, ठीक है। अप एंड डाउन होती रहती, वो तो उसमें भी थी, इंक्रीज एंड डिक्रीज, बट साइक्लिक आर जनरली रिपीटेड। जो साइक्लिक जो टर्म्स है वो रिपीट होती है इंटरवल रेंजिंग फ्रॉम 3 to 10 ईयर। यहाँ पे जो स्पेशल लिखा हुआ ना, ये एक्चुअली मेरे स्टूडेंट्स की बुक है, मेरे पास ये बुक नहीं थी, मैंने पहले अरेंज किया, देन आपके लिए ये वीडियो अपलोड करी है मैंने, ठीक है। सो ये आता है टाइम 3 से 10 ईयर। तो नॉर्मल सी बात है, जो सर्कुलर हमने पढ़ा तो इसका टाइम सीरीज 10 से ज़्यादा होगा। थोड़ा लॉजिक लगा के समझना। और इसको हम क्या कहते हैं? बिजनेस साइकिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिजनेस साइकिल भी कहते हैं, ठीक है जी। ये इस तरह से होती है। आपने इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का पॉइंट पढ़ा है आपकी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, बीकॉम के ही बोल रही हूँ मैं। अगर आप +2 में इकोनॉमिक्स थी तो वहाँ पे इन्फ्लेशन था, डिफ्लेशन था। इन्फ्लेशन होती है महंगाई, डिफ्लेशन होती है मंदी। महंगाई जब ये पता होता है ना महंगाई आने वाली है, तो क्या करते हैं आप? ज़्यादा स्टोर करके रखने लग जाते हैं, तो इसलिए उसका टाइम पीरियड 3 से 10 साल तक का होता है, ठीक है जी। अब बात करते हैं सीजनल वेरिएंस। सीजनल वेरिएंस का मतलब क्या होता है? ऑल those changes which take place in the economic on the recurring basis during the period of 12 month or during a 1 year is called the seasonal variance। आपको सारी लाइन समझ में आ गई, बट ये जो एक वर्ड है ना, रिकरिंग का मतलब क्या होता है? रिकरिंग का मतलब होता है ऐसी चीज़ों का नेचर जो साल के अंदर रिपीट होता रहता है। एक नॉन रेकरिंग होता है, एक रेकरिंग होता है। रेकरिंग का मतलब होता है जो रिपीट ना होती हो। इसका एग्जांपल दूं, अगर आपने वैसे आप बीकॉम में तो है, इनकम टैक्स के अंदर ये आता है रेकरिंग का पॉइंट। रेकरिंग का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो आपको रिपीट होती रहती हैं, और ऐसी चीज़ें जो रिपीट नहीं होती नॉन रेकरिंग रहती है। इसका एग्जांपल है, गली में चल रहे हैं आप, स्ट्रीट में चल रहे हैं, सड़क पे चल रहे हैं, आपको एक पर्स मिल जाता है पैसों से भरा, तो क्या हो जाएगा? नॉन रेकरिंग हो जाएगा ना, क्योंकि वो आपको रोज थोड़ी ना मिलेगा। आज मिल गया कोई बात नहीं, ये थोड़ी ना कि कल भी मिलेगा, परसों भी मिलेगा, नहीं ना। तो ये नॉन रेकरिंग होता है। रेकरिंग का मतलब जो डेली रूटीन में आता है। डेली रूटीन में क्या होगा? आपकी डेली हैबिट्स, जो आप स्टडी रोज करते हो, आप डेली खाना खाते हो, डेली नहाते हो, खाते हो, ये सभी क्या है? रेकरिंग नेचर की है, ठीक है। ये हो गया हमारा सीजनल वेरिएंस, जो ऐसी चीज़ें जो हमें क्या है डेली बेसिस पे यूज़ करती हैं। यहाँ पे आ जाएगी हमारी नॉर्मल गुड्स, जो आप नॉर्मल गुड्स आप यूज़ करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आता है कि चेंज, ये इसके पार्ट्स हैं,
सीजनल के चेंज ड्यू टू द क्लाइमेट, क्लाइमेट के कारण चेंज होते हैं, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था समर विंटर एंड रेनकोट का। चेंज ड्यू टू द कस्टम एंड हैबिट्स, कस्टम और हैबिट का मतलब क्या है, आपके जो रीति रिवाज है वो चेंज होते रहते हैं। चेंज वैसे होते नहीं हैं बट हम अगर आप एक्चुअली में माने तो ये थोड़ा सा चेंज होते हैं, क्योंकि मैन जो है एक सोशल एनिमल है। क्योंकि ये जो पर्सन है एक इन्वायरमेंट के अंदर रहता है, एक सोसाइटी के अंदर रहता है। वो दिवाली पे, जैसे दिवाली, होली, क्रिसमस, जैसे बर्थडे होता है, तो इनके ऊपर क्या करता है, अपनी चेंजेस करते हैं। पहले क्या है, बर्थडे पर केक नहीं काटते थे, आपको पता है, पहले बर्थडे पर केक नहीं काट रहे थे, बट अब क्या कर रहे हैं, हर पर्सन बर्थडे हुआ, एनिवर्सरी हुआ, फर्स्ट मंथ की एनिवर्सरी हुई ना, उसके ऊपर भी केक काटने लग जाते। भाई क्यों काटते हो, पहले जो बत्तियां होती थी ना, वो मोमबत्ती जलाते थे, उसके ऊपर ना फूंक नहीं मारते थे, तो कहते बुझ जाती है, ऐसा शुभ माना जाता है। बट क्या है, आज क्या हो रहा है, बिल्कुल अपोजिट हो रहा है। केक भी काटते हैं, बत्ती को बुझा भी देते हैं, फूंक मार देते हैं, बट बैलून उससे ही फोड़ते हैं, है ना। तो ये चीज़ें क्या है, कस्टमली चेंज होती रहती हैं। तो सब में सबकी डिमांड, सबके जो चॉइस है, सबकी प्रेफरेंस है, सबकी अलग अलग होती है। सो यहाँ पे अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, इरेगुलर और रैंडम और इरेक्टिक वेरिएंस। आपको इन सबका मतलब एक ही है, क्या कहते हैं, आल दोज चेंजेस विच कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। ये ऐसे चेंजेस हैं जो प्रिडिक्टेड नहीं है। प्रिडिक्टेड का मतलब होता है जिसके बारे में आपको पता नहीं है, जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी अनजान है, जैसे हम कहते हैं ना, फ्यूचर इज अनसर्टेन, है ना, फ्यूचर हमारा अनसर्टेन है। तो इसी तरह से ये वाला डाटा ऐसा है, वो हमें कभी भी यूज़ पड़ जा सकते हैं। अब देखिए, आपकी कॉपी बिल्कुल ठीक ठाक थी, ठीक है, छोटे लेवल पे एग्जांपल ले लूँ, घर के लिए, क्योंकि जो आपको जल्दी से समझ में है। कॉपी आपकी बिल्कुल ठीक ठाक थी, बट एकदम से आपके कहीं दरवाजे में टक के या फिर किसी आपके भाई ने खींच के वो फट गई है। फिलहाल तो ठीक थी ना, आपने ऐसा सोचा था कि मेरी बुक फटेगी, नहीं ना। तो आप क्या करोगे, ग्लू परचेज करके लेके आओगे, देन उसको चेपोगे, है ना। या फिर पुराने ज़माने वाला काम करते हो तो आटे की लेई बना के उसे चेपना पड़ेगा, है ना। तो ये क्या है, इरेगुलर, जिसके बारे में आपको खुद को पता नहीं है कि ऐसा एक्चुअल में होने वाला है, जिसे हम अनसर्टेन कर से कहते हैं। कंटीजेंटी लाइबिलिटी के बारे में भी जाना होगा, बिजनेस में वो यूज़ होती है। हम ऐसा पैसा बचा के रखते हैं जो इन फ्यूचर हमें यूज़ करना होता है, जैसे कि फ्लड, बाढ़ आ जाना, अर्थक्वेक, वॉर हो जाना, या फिर किसी भी तरह की किसी भी कारण से हमारी इकोनॉमिक के अंदर जो इफेक्ट आता है वो हमारे इरेगुलर होते हैं, जिसके कारण हमारी डिमांड चेंज हो जाती है। कोरोना किसी को पता था आएगा, किसी को पता था, नहीं पता था ना। तो ये हमारा इरेगुलर ट्रेंड है, ठीक है। तो आपको 4 ट्रेंड आगे होंगे समझ में। सबसे पहला क्या है, सर्कुलर ट्रेंड है। सर्कुलर ट्रेंड के अंदर क्या होता है कि जो लॉन्ग टाइम के बाद डाटा चेंज होता है। साइक्लिक के अंदर जाता है कि जो 3 से लेकर 10 साल के बीच में जो चेंज होता है। सीजनल होता है, जो क्या है, मंथ के 12 महीने के अंदर और 1 साल के अंदर जो चेंज होता है। और इरेगुलर ऐसा डाटा होता है जो अचानक होता है, आपको भी नहीं पता वो एक्चुअल में ऐसा होगा या नहीं होगा, ठीक है। सो अब हम टाइम सीरीज के मॉडल पे पहुंचते हैं। टाइम सीरीज का मॉडल क्या कहते हैं, अब हमने सब पढ़ लिया, लाइक क्या होता है, हैबिट क्या होता है, कस्टम क्या होता है, सीजनल क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूट क्या होता है, साइक्लिक वेरिएशन क्या होता है, सब पढ़ लिया हमने। बूमिंग, रिग्रेशन, डिप्रेशन, सब पढ़ लिया कि किस किस में कौन आते हैं, ठीक है जी। तो आपको एक स्टेटमेंट दी, आपको एक क्वेश्चन दिया होगा, उसके बेस पे आपको सारा चीज़ें निकालनी है कि उसके टाइम के अकॉर्डिंग क्या डाटा होने वाला है, टाइम के अकॉर्डिंग क्या कुछ होने वाला है। तो आपको ये चीज़ निकालनी है, ठीक है। वाई टी इज इक्वल टू ए प्लस के बी एक्स, वाई टी इज इक्वल टू ए प्लस के बी एक्स। और इसके मॉडल हैं 2, और इनके भी कई हैं पार्ट, जो हमने भी पढ़े हैं ना, 4 मॉडल, 4 की जो कंपोनेंट है, उन्हीं के अब थोड़ा सा फॉर्मूला आएगा, और ये फॉर्मूला सेम रहेगा सब में। एडिटिव मॉडल के अंदर क्या होगा, जितने भी हमने पढ़े हैं ना, ट्रेंड्स ऑफ वैल्यू, सीजनल, साइक्लिक, इरेगुलर, है ना, इन सभी को प्लस करना है। मल्टीपल में क्या करना है, इनको सभी को मल्टीप्लाई करना है। बस इतना था आया समझ में कुछ। अभी इतना सारा पेज नहीं पढ़ना पड़ेगा हमें, देखिए सब सेम है। टी इंटू एस इंटू सी इंटू आई, और एस टी सी आई का मतलब आपको पता लग गया, इसलिए मैंने पहले वो वाला पॉइंट करवाया था। अब आ जाते हैं हमारे एक्चुअल में, जो एग्जाम में आता है, एग्जाम में ये चीज़ आती है। और एग्जाम में जो मैंने आपको ये 4 साइक्लिक वो पढ़ाई है ना थ्योरी, जो सीजनल है, ट्रेंड वैल्यू है, साइक्लिक है, इरेगुलर है, ये चीज़ें थ्योरी में आएगी 4 नंबर में, ठीक है। तो इसलिए ये जो चैप्टर है कम से कम 22 से 25 नंबर का है ये चैप्टर, इसे छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना है। तो सबसे पहले हम करते हैं फ्री हैंड कर्व मेथड। नाम से कुछ समझ में आ रहा है, फ्री हैंड कर्व मेथड क्या कहना चाह रहा है ये, ऐसी कर्व
ऐसी कर्व जिसके अंदर हमें ज़्यादा पेंसिल, पेन, स्केल, माइंड इनकी यूज़ नहीं करना। जैसा डाटा वैसे ही ड्रॉ कर दो, ये ऐसे करें। पहले हम एग्जाम्पल करेंगे, फिर हम इसकी मेरिट डिमेरिट करेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल के बाद आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये 4 हैं, फटाफट हो जाएंगे, 5-5 मिनट के हैं, 20 मिनट की वीडियो और लगेंगी, देन आपका चैप्टर हो जाएगा फिनिश। तो सबसे पहले आपके पास देखिए डाटा क्या दे रखा है, 2010 का, 11 का, 12 का, 13 का, 14 का, 15 का, 16 का, 17 का। और ये कह रखा है कि जो प्रोडक्शन है कार का 6000 हुआ है, यहाँ पे 0 लिखी हुई, दैट मीन्स इसके पीछे 0 है। 6000 का हुआ है, 12000, 10000, 22000, मतलब ऐसे डाटा दे रखा है। इस टाइम पे ये इन कारों की प्रोडक्शन हुई है इतने टाइम के बाद। ठीक है जी, ये देखिए अब मैं अगर बताऊं तो यहाँ पे देखिए क्या कर रखा है, आपको मैं लिख कर, ये तो मेरा कंटेंट का पॉइंट है, आपको मैं नेक्स्ट पेज में बताऊंगी। देखिए ऐसे ड्रॉ करना है। अब आपको क्या दे रखा है, 2 चीज़ें दे रखी है ना, 2 चीज़ें दे रखी है ना, कौन कौन सी दे रखी है? एक तो दे रखा है हमें ईयर और एक दे रखा है हमें प्रोडक्शन ऑफ कार। मैंने बताया था 2 चीज़ होंगी, दोनों को अलग अलग प्लॉट करना है ना। हम मान लेते हैं ईयर को यहाँ पे है, प्रोडक्शन ऑफ कार यहाँ पे है। ईयर मान लेते हैं हमारा यहाँ पे है एक्स एक्सिस के ऊपर, और वाई एक्सिस के ऊपर हमारा क्या है, हमारी है कार की प्रोडक्शन ऑफ कार। ठीक है, ठीक है जी। अब देखिए आपके पास प्रोडक्शन कैसी थी, 2010 से शुरू हो रही थी ना। आपकी बुक के अंदर, आपकी बुक का एग्जाम्पल आप अपनी बुक खोल सकते हैं, 2010 के एग्जाम्पल था, तो यहाँ पे 2010। ठीक है, नेक्स्ट 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, कितनी थी भाई, 18, 17 तक थी। ठीक है, अब यहाँ पर 6 से लेकर 43 तक का पॉइंट दे रखे हैं, 6 से लेकर 43 तक का पॉइंट दे रखा है। यहाँ पे हम ऐसे प्लॉट करेंगे कि ये सभी नंबर आए। तो 5 का टेबल सबको आता है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 है ना, 5 1 5, 5 2 10, 5 6 15, 20, 25, इस तरह से हम 45 तक कर लेंगे, क्योंकि 43 हमारा लास्ट है ना, तो 45 हमारा लास्ट कर लेंगे। अब देखिए ये तो थी हमारी जो डॉटेड लाइन है, ये तो हमारी है ट्रेंड। तो इन दोनों चीज़ों को एक्स और वाई के ऊपर हम क्या कर लेंगे, प्लॉट कर लेंगे। जैसे जैसे डाटा दे रखा, आप इतने बड़े हो चुके हैं, डाटा तो आपको प्लॉट करना आता ही होगा, है ना, या करके दिखाना है वो भी बता देना, करके दिखाना है वो भी बता देना, वो मैं आपको वैसे नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। वैसे ईजी है, बहुत आसान है। क्या करना है, जैसे हम 10वीं में ग्राफ ड्रा करते थे ना, डाटा इंटरप्रिटेशन वाले चैप्टर का, ऐसे 2010 के ऊपर है हमारी 6, 2011 के ऊपर है हमारी 12, 2012 के अंदर है हमारी 10, इस तरह से हमें प्लॉट करना है। आपको ये 2 लाइनें दिख रही है, प्रेजेंट की गई है, यहाँ लिखा भी हुआ है, और जो डॉटेड है वो ट्रेंड है, वो हमने मान के चलाता था ऐसा होने वाला है। तो ये होता है सिंपल फ्री हैंड कर, जैसा डाटा दे रखा वैसे ही ऐसे बांट देना, ऐसे 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 ऐसे। नेक्स्ट में देखिए 2004, 11, 10 जैसे जैसे दे रखा है हमें वैसे ही बांट देते। सेम तो नहीं है ना, नहीं है ना सेम, तो हमें जैसे मर्जी होगा वैसे हम कर देंगे। ठीक है, एक्चुअल में क्या कहते हैं, अभी आपको पता लग गया ग्राफ से क्या कर रहा है। तो सबसे ईजीएस्ट और सबसे सिंपलेस्ट मेथड है कि किसी की भी लॉन्ग टर्म के डाटा को रिप्रेजेंट करना। अब इसका मतलब आ गया ना समझ में इसमें, अदरवाइज मैं सीधा स्टार्ट कर देती, आपको कुछ नहीं समझ में आ जाता। इन ए ग्राफिक मेथड, इस ग्राफिक मेथड के अंदर, इन दिस मेथड टाइम इज प्लॉटेड ऑन एक्स एक्सिस। टाइम को प्लॉट किया हमने एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस मीन्स ऐसे लेटी हुई लाइन पे, और जो प्लॉट किया है अदर वेरिएबल हमारा क्या था, प्रोडक्शन ऑफ कार, वो हमने इस पे किया था, है ना। द ओरिजिनल डाटा इज देन प्लॉट ऑन द ग्राफ एंड द लाइन सो ड्रा इज डॉटेड बाय विद y0। ओरिजिनल डाटा को हमने y से रिप्रेजेंट किया था, जो एक्चुअल में है 0, और YT में जो हमने सोचा था कि ऐसा ट्रेंड आने वाला है वो उसमें रिप्रेजेंट किया था, है ना। तो ये पूरी चीज़ आपको जो ग्राफ में की थी ना, जो ग्राफ में ऐसे प्लॉट किया था, ये जो डॉटेड है एक्चुअल में जो डार्क है, उसको बस आपको इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में है तो हिंदी में लिख दीजिए। ठीक है, अब इसके एसेंशियल यूज़ क्यों किया जाता है इस मेथड को, ये बातें सारी सेम लिखी हुई है और कुछ नहीं है, यहाँ पे जो लिखी हुई थी ये सेम है। एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट किया हमने, ईयर प्लॉट किया गया है। वाई एक्सिस पे हमने जो वेरिएबल्स है उसको प्लॉट किया है। द लेंथ ऑफ द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस शुड बी मोर और लेस इक्वल सो दैट द ग्राफ टू बी मेक लुक अट्रैक्टिव। ये आपकी क्या हो सकती है, ये वाला पॉइंट समझने का है। ये आपकी क्या दोनों इक्वल भी चल सकती है, जिस लाइन पे ये ऐसे है उस लाइन पे डॉटेड भी थी, ठीक है, या फिर इससे ऊपर चल सकती है ये ऐसे, या इससे नीचे चल सकती है, ये ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है,
तो ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ये प्लॉट करके दिखाए हुए पॉइंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका मेरिट्स, आप समझ पाएंगे, सिंपल है, हर कोई यूज़ कर सकता है, बिना किसी स्केल का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मूला था, हमने फॉर्मूला यूज़ किया नहीं किया ना, हमने स्केल यूज़ किया बिल्कुल भी नहीं किया, ठीक है जी। ये कहते हैं कि एस्टिमेट करता है ट्रेंड वैल्यू ऑफ द फ्यूचर नॉट मेंटेन्ड इन द डाटा। ये कहते हैं कि ये हमें हेल्प करता है किस चीज़ के लिए, एस्टिमेट करने के लिए, ट्रेंड में इतनी वैल्यू होगी, इतना प्रोडक्शन करना पड़ेगा, इतनी डिमांड होगी किसी चीज़ की, उस चीज़ के लिए होते हैं। दिस टेक्निक कैन बी यूज टू बोथ लीनियर एंड नॉन लीनियर डाटा। लीनियर का मतलब क्या होता है, ऐसा डाटा जो एक दूसरे से अटैच होता है। दैट मीन्स अब मैं कहती हूँ कि आप जो है 2010 के अंदर, एग्जाम्पल यहाँ पे 2010 का मान लो प्रोडक्शन का ही है, 2010 के अंदर मैंने मान लो कि 10,000 कार बेची है, ठीक है। तो मेरा एस्टिमेट क्या होगा, 2009 के अंदर मैंने बेची थी 9,000 कार। तो आप नॉर्मल सी बात है, 2011 के अंदर कितनी बेचोगे, 11,000 कार। 2012 के अंदर कितनी बेचोगे, 12,000। इसके एस्टिमेट होगा ना। तो ये कहते हैं कि लीनियर भी हो सकता है, पास्ट और फ्यूचर से संबंधित हो सकता है कि इतना ही गैप आता है 1,000 कार का, इतना ही गैप आता है नेक्स्ट में भी। तो लीनियर होता है जब ऐसा डाटा, देखिए दिख रहा है आपको, मैंने स्पेशल आपके लिए लिखा है ये, ईच एंड एवरी एलिमेंट इज अटैच विद द पास्ट एंड नेक्स्ट ईयर डाटा। हर एक एलिमेंट जो पास्ट और प्रेजेंट से, फ्यूचर से रिलेट करता है उसे लीनियर कहेंगे, और जो अटैच नहीं करता उसे हम नॉन लीनियर कहेंगे, ठीक है। श्रेणीबद्ध जिसे हम हायरार्किकल मैनर में बोल देते हैं, ठीक है। सो देखिए अब यहाँ पे डीमेरिट्स की बात की जाए तो डीमेरिट्स क्या है, अब हर जगह एप्लीकेबल नहीं होगा, पर्सन टू पर्सन ये डिफरेंट होगा, इसे हर जगह ये डेंजरस इसलिए है कि इसमें अंदर हम फोरकास्टिंग अच्छे से नहीं कर पाते, है ना। एकदम से बढ़ जाता है भाई, एकदम से घट जाएगा, ठीक है जी। इफ द स्टैटिस्टिशियंस इज बायस्ड, मतलब कि अगर जो स्टैटिस्टिशियंस होता है, मतलब कि स्टैटिस्टिक्स को करने वाला पर्सन, जैसे कि ऑडिट को करने वाला ऑडिटर, अकाउंट को मेंटेन करने वाला अकाउंटेंट होता है, इसी तरह से स्टैट को मेंटेन करने वाला पर्सन वो बायसनेस भी कर सकता है। बायसनेस होता है पक्षपात, पक्षपात। अब यहाँ पे पक्षपात प्रोडक्शन में तो होगा नहीं, है ना। ये होता है इंटरव्यू के टाइम, ये होता है किसी के सिलेक्शन के टाइम, कि इस साल हमने इतनी भर्ती करी तो अगले साल इतनी करेंगे। अगर इंटरव्यू ने अपने अपने रिलेटिव्स को डाल लिया तो भर्ती में, इंटरव्यू ने अपने अपने जो रिलेटिव्स हैं उनको क्या कर लिया, उसमें भर्ती में डाल लिया, तो क्या करेगा, सिलेक्टेड इंसान को डालेगा ना। तो क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन की जो ये है, प्रोडक्शन का जो काम है वो क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल बायसनेस के ऊपर डिपेंड हो जाएगा। बायसनेस मीन्स कि पक्षपात करना। ये जो डाटा है सिंपल है, सो इसलिए हर यूज़ करते हैं, हर किसी की इसकी नॉलेज हो जाएगी, जैसे मैंने आपको बताया तो आप भी कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं हम सेमी एवरेज मेथड। मोर टाइम डिवोट होते हैं, ये तो नॉर्मल सी बात है, टाइम यूजिंग तो होगा ही है। अब यहाँ पे आता है सेमी एवरेज मेथड। सेमी एवरेज मेथड क्या होता है, सेमी और एवरेज दोनों अलग अलग है। सेमी का मतलब होता है आधा, एवरेज का मतलब होता है हमारी एवरेज निकालनी आती है, जो हमने सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर पढ़ा होगा आपने लोगों ने, कि जो मीन निकालते हैं हम एवरेज से निकालते हैं, सबका प्लस कर देते हैं। एवरेज कैसे निकलता है, देखो मान लीजिए 1 2 3 4 5 ये है, इनका प्लस क्या होगा 5 10 और 5 15, है ना। और इनकी टोटल क्या होगी 5, तो ये होती है हमारी एवरेज। इस सीरीज की हमारी एवरेज है 3, तो बीच का 3 ये हमारा एवरेज हो जाएगा। समझा है ना आपने, यही है। इसका भी इसको थ्योरी में पढ़ने से पहले हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब ये देखिए यहाँ पे डाटा दिया हुआ है 2012 का, 13 का, 14 का, 15 का, 16 का, 17 का, ठीक है। सेमी का मतलब होता है आधा, तो आपको क्या करना है, इस डाटा को आधा आधा तोड़ लेना है, आधा आधा तोड़ लेना है, समझ में आ गया, ऐसे ऐसे तोड़ लेना है, ठीक है। अब इनकी प्लस करनी है, इनकी क्या करनी है, प्लस करनी है। देखो 6 4 10, 10 और 8 18, और वो प्लस करके किसके सामने लिखना है, जो बीच वाला डाटा है ना उसके सामने बिल्कुल लिखना है 18, ठीक है जी। इनकी प्लस करके कितना आएगा 10 20 30, 30 और 9 39, ये इसके सामने लिखना है, ठीक है जी। ये तो क्या हुआ है, अभी ऐड हुई है। एवरेज कैसे निकलेगी, जब हम इसको हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, और जब हम इसको भी हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद 6 आएगा, तो ये आएगा हमारा सेमी एवरेज। इसको भी हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगी हमारी 13, ये भी हमारा सेमी
एवरेज। अब देखिए यही कर रखा है आप में 2000 ये डाटा दे रखा था, आपको ये करना है, ऐड करनी है जो बीच का डाटा है, बीच वाली डेट है उसके सामने ही ऐड लिखनी है, और फिर सेमी एवरेज निकालने के लिए इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है जी। अब क्या करना है, सिंपल सा लॉजिक क्या है, अब देखिए यहाँ पे ग्राफ में प्लॉट कैसे करेंगे, आपको दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। 2012 के अंदर हमारा कितना था, 4 था। एक तो हमें इस चीज़ की प्लॉट करनी है और एक हमें ये प्लॉट करना है। ठीक है, 2012 के अंदर हमारा 4 था, ये हमने कर दिया। 2013 के अंदर हमने 8 था, तो 2013 के अंदर 8 कर दिया। 14 के अंदर कितना था, 6, 14 के अंदर 6, 15 के अंदर 12, 16 के अंदर 10 एंड 17 के अंदर 17 जी। ये डार्क लाइन जो है हमारी ओरिजिनल लाइन है, जो हमारा ओरिजिनल का डाटा था। ठीक है जी। जो ये डॉटेड लाइनों से हम ट्रेंड लाइन कहेंगे। ये ऐसे कैसे प्लॉट कर दी, ये सिंपल एस्टिमेट बताया था मैंने, ट्रेंड करना है, सिंपल करना है, समझ में आ गया। अगर आपके माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि अगर यहाँ मान लो यहाँ पे तो 3 और 3 6 थे, बाय द डिफॉल्ट यहाँ पे 7 आ गए, 9 आ गए, जिसको प्रॉपरली डिवाइड नहीं किया जा रहा है, मतलब प्रॉपरली बांटा नहीं जा रहा है। अगर यहाँ पे 7 जाते हैं तो बीच वाला ऊपर के 3 ले लेना, ऊपर के 3 नीचे के 3 ले लेना, जो बीच में बचेगा ना उसे आपका कर दोगे, इग्नोर कर दोगे। अगर 9 आ गए तो ऊपर ले लो 4, नीचे ले लो 4, जो बीच का बचेगा 9वां उसे क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। आपका यहाँ पे जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल नंबर 4, ये वही है। 1 2 3 4 5 6 7 7 है, तो बीच का आपको क्या करना है, इग्नोर करना है। क्लियर हुआ। ठीक है जी। अब इसकी थ्योरी पढ़ते हैं, फटाफट पढ़ते हैं। ये कहते हैं कि सेमी एवरेज मेथड इज अ बेटर टेक्निक इन कंपैरिजन ऑफ फ्री हैंड कर्व मेथड। ये कहते हैं कि जो सेमी एवरेज मेथड है वो अच्छा है, किसके कंपैरिजन में, कंपैरिजन की जा रही है, कंपैरिजन किसके कंपैरिजन में, वो भी फ्री हैंड कर्व के कंपैरिजन में। क्योंकि इसमें जो डाटा है, जो वेरिएबल्स हैं, उसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। देन दिस एवरेज इज कॉल्ड द सेमी एवरेज। जो आपने किया है ना वो एज इट इज आपको क्या लिखना है, थ्योरी में लिखना है। बोल रही हूँ बार बार, अगर 4 है तो 3 3 में बढ़ जाएगा, सॉरी 6 है तो 3 3 में बढ़ जाएंगे, 4 है तो 2 2 में बढ़ जाएंगे, 9 है तो बीच का इग्नोर कर देना, बाकी 4 4 ले लेंगे। ठीक है, और यही बात की गई है, वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट करना है, वाई एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट करना है। ठीक है, ये बात आगे समझ में हो गई। ठीक है जी। कंप्यूटेशन ऑफ अ ट्रेंड वैल्यू, ट्रेंड वैल्यू को कंप्यूट करने के लिए 2 मेथड है, ग्राफिक्स है और एक हमारा मैथमेटिक्स है। ग्राफिक्स के अंदर क्या होगा, सिंपल जो भी आपने किया है। मैथमेटिक्स के अंदर क्या होगा, एक सिंपल सा लॉजिक सा फॉर्मूला लगाना है। क्या फॉर्मूला है, अभी आपको ये समझ में आ गया कि ईयर कैसे करना है, ईयर कैसे करना है, ये समझ में आया, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि मैथमेटिक्स में क्या यूज़ करना है। इसका एक फॉर्मूला है एनुअल चेंजेस के लिए आने के लिए, डिफरेंस ऑफ 2 सेमी माइनस के एवरेज वैल्यू, डिफरेंस ऑफ 2 सेमी माइनस के एवरेज वैल्यू। क्या कह रहा है पता है, 2 सेमी क्या है, ये अभी हमने सेमी एवरेज निकाला ना, इनका तो डिफरेंस, इनका तो डिफरेंस किसका, 13 और 6 का, और साथ में हमें क्या करना है, जिस ईयर के सामने ये लिखे हुए हैं ना उनका डिफरेंस, कि समय के अनुसार कितनी एवरेज में चेंज आ रही है, सेमी एवरेज में चेंज आ रही है। तो समय क्या था, 2013, एक था हमारा बिल्कुल डायरेक्ट 2016, तो इनका डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा, 2013 में से 2016 गए 3 साल, इनका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना होगा, 7, तो 7/13 इक्वल टू 2.3। हर साल इतना चेंजेस आ रहा है, हम मैथमेटिक्स में ऐसे निकाल लेते हैं, सिंपल लॉजिक है। ठीक है, आ गया समझ में। सो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड के ऊपर, मूविंग एवरेज मेथड। मूविंग एवरेज मेथड क्या होगा भाई, अभी हमने सेमी एवरेज मेथड पढ़ लिया, अब हमें मूविंग एवरेज पढ़ना है, तो इसका भी हम पहले क्या करेंगे, एग्जाम्पल पढ़ेंगे, वो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए जी, मूविंग का अगर मैं थोड़ा सिंपल सा बताऊं कि आपको बोल दिया जाए कि 3 सालों का डाटा साथ लेके चलना है और फिर उसको आगे तक लेके चलना है, 4 साल का डाटा लेके चलना है, 5 साल का डाटा लेके चलना है, वो होता है मूविंग। क्या होता है, मूविंग, मतलब 3 के बेस पे आपको अपना डाटा निकालना है, 4 के बेस पे आपको डाटा निकालना है। तो ये जो 3 4 होंगे ना, एक तो ऑड ईयर होंगे और एक इवन ईयर होंगे। व्हेन अ मूविंग एवरेज पीरियड इज ऑड ईयर, व्हेन अ मूविंग एवरेज पीरियड इज अ इवन ईयर। तो ये देखिए क्या कहते हैं, जब हम बात करते हैं
हमारे फर्स्ट पॉइंट के ऊपर कि जो मूविंग एवरेज मेथड है ओड ईयर है, तो दैट मीन्स हमारा 3, 5, 7, 9 ये आने वाले हैं ओड में, राइट। तो हमें क्या करना है कि 3 सालों को जो डाटा है वो प्लस कर लेना है। तो नॉर्मल सी बात है, एवरेज तो निकालनी, क्योंकि एवरेज लिखी हुई है, जो लिखा हुआ वही करना है हमें, मैं कुछ नहीं कर रही, जो लिखा हुआ वो करना है। अब इसने 3 बोला है, तीनों का डाटा प्लस कर लिया, एवरेज बोला तो 3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ये आपको उसके सामने लिखना पड़ेगा। 3 साल के जो बीच वाला ईयर उसके सामने ये डाटा लिख दो। इसी तरह से नेक्स्ट कि जैसे देखो ABC तीनों को प्लस करते डिवाइड में 3, अब पहले को छोड़ दो, प्रॉपर ABCD ये होती है, ये देखो ABCDEFGH आती है ABCD, हाँ आती होगी। तो पहले 3 ये लेनी है, फिर दूसरे को छोड़ देना, पहले को छोड़ देना, फिर अगले 3 लेनी है, दूसरे को छोड़ देना, फिर अगले 3 लेनी है, फिर 3 लेनी, ऐसे डाटा चलना रहना है, ठीक है। अब एग्जाम्पल में देखिए 2008 से लेके 2017 तक का डाटा दे रखा है, ठीक है जी। कहता है 3 ईयर मूविंग एवरेज मेथड से सम निकालो, टाइम निकालो, कितना चेंजेस आ रहा है हमारे प्रोडक्ट्स के ट्रेंड्स के अंदर, ठीक है जी। आपको ये दे रखा है, आपको पूरी लाइन में लिख देना है, आपको ये पूरी लाइन में लिख देना है 3, 8, 10, 9, 12, 15, 13, 18, 17, 20, ठीक है जी। अब क्या करना है, 3 ईयर का बोला है तो 3 साल का प्लस कर दो, 4 का बोला है 4 का प्लस कर दो, 6 का बोला है 6 का प्लस कर दो, ठीक है। 3 का बोला है तो पहले इसको मत देखो, अभी आप इसको मत देखिए, अभी आप इसको मत देखो, बिल्कुल भी मत देखो इसको, तो मैं इसको ऐसे करके दिखा रही हूँ, दिख रहा है आपको जी, बिल्कुल ठीक है। अब सबसे पहले हमारा क्या था 2008 है ना, 2008, 9, 10, तो 8, 9, 10 को प्लस करना है, और जो आंसर आए 2009 के सामने लिखना है। 8, 9, 10 प्लस करो, 10 और 8 18, 18 और 3 21, 21, तो ये आ गया, ये तो हो गया मूविंग पूरा 3 सालों का। एवरेज बोली जाए तो एवरेज को डिवाइड में कर दो 3, तो यहाँ पे 7 आ गया, क्लियर। अब नेक्स्ट 3 निकालने हैं, तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ये है। तो नेक्स्ट 3 निकालोगे तो पहले को छोड़ देना है, तो नेक्स्ट 3 आ जाएंगे, ठीक है जी। तो इसका डाटा कहाँ लिखा जाएगा, इन तीनों के बीच का डाटा कहाँ लिखा जाएगा, 10 के बीच में सामने बिल्कुल ये, तो 3 का डाटा पहले को छोड़ दो, 3 का डाटा देखो 8, 10, 9, 10 और 9 19, 19 और 8 27, 27 डिवाइड में 3, 3 इसलिए क्योंकि 3 का लिए, 4 है तो 4 से डिवाइड हो गए, 5 है तो 5 से डिवाइड हो गए, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। इसी तरह से आपको चलते रहना, फिर 10, 11, 12 का लेना है, फिर 11, 12, 13 का लेना, 13 हाँ 13, 14, 15 का लेना, 13, 14, 15 का यहाँ आ गया, 14, 15, 16 का यहाँ आ गया, 15, 16, 17 का यहाँ आ गया, 17। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन ये उठेगा, एक तो पहला कॉलम है वो बिल्कुल खाली जाएगा, और एक हमारा लास्ट का कॉलम खाली जाएगा। कारण ये है क्योंकि इसका पेयर अब आगे नहीं बढ़ रहा, आगे ये 2 ही पेयर बच गए हैं, तो आगे चाहिए ना, तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तो इसलिए हमारा फर्स्ट और सेकंड खाली जाएगा। ऐड करो, डिवाइड करो, 3 ईयर मूविंग एवरेज आ जाएगा, ये टोटल मूविंग था, ये एवरेज मूविंग आ जाएगा, डिवाइड करो, डाटा आ गया, फिर इसको प्लॉट कर दो, दैट्स इट। समझ में आ रहा है कुछ अभी तक इतना जो समझाया है मैंने, ओके जी, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे, ये तो हो गया हमारा ओड का, इवन का जस्ट सेम है, इवन में यहाँ पे 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, आपको डिवाइड फिर यहाँ पे 4, 6 से करनी होगी, ठीक है, इवन में। तो अब हम इसकी थ्योरी पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि मूविंग एवरेज मेथड इज अ बेटर टेक्निक ऑफ नोन एज अ ट्रेंड इन रिलेशन टू सेमी मेथड। कहते हैं कि मूविंग एवरेज जो मेथड है ना, बहुत अच्छा है किस चीज़ के लिए, अगर हमें ट्रेंड को एनालिसिस करना है, ठीक है जी। अब क्या कह रहा है कि द ट्रेंड वैल्यू आर ऑब्टेन्ड विद ए फेयर डिग्री। ये कहते हैं कि जो ट्रेंड वैल्यू है वो ऑब्टेन कर रहा है, किस तरह से, एक फेयर डिग्री के साथ ऑब्टेन कर रहा है, बाय एलिमिनेट द साइक्लिक फ्लक्चुएशन। अब साइक्लिक फ्लक्चुएशन आपको पता है क्या होता है, फ्लक्चुएशन का मतलब मूवमेंट, साइक्लिक का मैंने क्या पढ़ाया था, जल्दी से रिमेंबर कर लो, मैं नहीं बताने वाली। इन दिस मैथड वी कैलकुलेट एवरेज ऑन बेसिस ऑफ द मूविंग टेक्निक। वे हम मेथड को जो भी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, हम मूविंग टेक्निक से करेंगे कि 3 साल में कितना हो रहा है, 4 साल में कितना है, तो ओड इवन में हमने डिवाइड कर रखा है हमने, ठीक है। तो ये कहते हैं इस तरह से हमें पूरी तरह से कितने सालों का निकाल लो आप, वो आपका निकल जाएगा, ठीक है, कितना ट्रेंड्स में एनालिसिस हो रहा है। अब जो लास्ट है, लास्ट इज़ द बेस्ट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। अभी इतनी देर हो गई हमें खिचड़ी पकाते हुए, तो अभी तक क्या था बेटा,
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेथड ऑफ द लीस्ट स्क्वायर। यहाँ से क्वेश्चन आया था जब मैं भी ग्रेजुएशन में थी ना, तब भी यहाँ इस वाले चैप्टर में से क्वेश्चन आया था मेरा। मैं आपको बता भी देती हूँ, जो मैंने लिखा, मेरे को थोड़ा सा याद होगा तो मैं बता दूँगी, अदरवाइज ये मैंने ही निशान लगा रखा है बच्चों की बुक पे। 15 क्वेश्चन KU के 2006 ये क्वेश्चन पेपर में आया था, मजाक मत समझना, ये एक्चुअल में आया था। तो हम करने वाले हैं लिस्ट स्क्वायर मेथड। यहाँ पर जो अभी तक आपने पढ़ा है ना वही काम आने वाला है, ज़्यादा कुछ करने वाले नहीं है। जो अभी तक पढ़ा है वही काम आएगा, अभी तक जो हमने पढ़ा है, ठीक है। तो अभी हम करते हैं, क्या कहता है ये कि इसके अंदर ना हमारे पास 2 स्टेटमेंट है। कौन कौन सी स्टेटमेंट है, देखिए हमें क्या निकालना है, a प्लस के bx। हमें क्या निकालना है, a प्लस के bx। मैंने स्टार्टिंग में बोला था आपको यही निकालना है। आ गया ना अब ये वही। अभी तक कोई फॉर्मूला करवाया मैंने नहीं करवाया ना। पहले क्या था, फ्री हैंड, जैसा मर्जी जैसा डाटा दे रखा वैसे प्लॉट कर दो। नेक्स्ट क्या था, सेमी एवरेज। सेमी का मतलब क्या है, आधा आधा। एवरेज का मतलब क्या है, उसे जितना भी जिसका जो आधा कर रहे हो उससे उसे डिवाइड कर दो, ठीक है। और फिर हमने क्या करा, मूविंग एवरेज का मतलब पढ़ा, जिसके अंदर ऑर्डर इवन के अंदर डिवाइड कर रखा था, तो उसके हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, डाटा को डिफाइन कर रहे हैं। अब आ जाता है फॉर्मूले के ऊपर, ठीक है जी। फॉर्मूले के अंदर जो y क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है ट्रेंड वैल्यू, एंड इज देयर इज कॉल्ड द YT। इसलिए हम इसको YT और YC भी कह देते हैं, क्योंकि इसमें हम क्या है, ट्रेंड के बारे में कंप्यूट कर रहे हैं, ट्रेंड एक्चुअल में चल क्या रहा है, ठीक है जी। ए की अगर बात की जाए तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट मीन्स कि ये, इसको हम या तो हम x मान लेंगे, सॉरी ए जो हमारा कांस्टेंट है जिसके ऊपर ये ना तो चेंज होगा ना ही ये बढ़ेगा, ठीक है जी। b इज अनदर कांस्टेंट एंड रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ ट्रेंड लाइन। ये एक दूसरा कांस्टेंट है जो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये एक स्लोप ट्रेंड लाइन के ऊपर प्लॉट होगा। ये आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रही हूँ, अभी आपको कुछ नहीं समझ में आया, अभी आपको यहाँ देखिए, इसलिए कहती हूँ पहले एग्जाम्पल ही कर लेते होते हैं, तभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। पहले हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है बच्चों। जल्दी से बताइए, एग्जाम्पल करें पहले या फिर दूसरा चीज़ करें, एग्जाम्पल करें, ठीक है एग्जाम्पल करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर, इसके भी 2 मेथड है, डायरेक्ट मेथड है, शॉर्टकट मेथड है, कोई भी यूज़ कर लो, दोनों में आंसर सेम आएगा और दोनों बहुत आसान है, ठीक है। मैंने आपको बोला आपको एक चीज़ निकालनी है, y इज इक्वल टू a प्लस के t, और आपको ये फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला याद करना है पूरे चैप्टर में। देखो मैंने कितना आसान बना दिया, एक फॉर्मूला याद करना है पूरे चैप्टर में। अब मैं इस फॉर्मूले को समझाती हूँ कैसे याद करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, समेशन ऑफ y इज इक्वल टू an प्लस के b समेशन ऑफ x स्क्वायर। अभी आप सुन लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ इसकी ट्रिक कैसे आपको याद करना है। ये आपको यूज़ करना है किसको निकालने के लिए, इस चीज़ को y इज इक्वल टू a प्लस के bx को निकालने के लिए यूज़ करना है, क्योंकि a इन दोनों स्टेटमेंट से x और y की वैल्यू आएगी, a और b कांस्टेंट ही है तो इनकी वैल्यू निकल आ जाएगी, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, ये आपने आई होप 4th चैप्टर में भी कर रखा हो। ये चैप्टर 4 नंबर में से इसी पॉइंट से आता है क्वेश्चन, मैं इसलिए बोल रही हूँ। चैप्टर नंबर आई होप ये है मेजरमेंट ऑफ टेंडेंसी, वो उसमें ये जो चैप्टर है आई होप 40-41 वाले एग्जाम्पल के करीब वहाँ पर आने के बाद एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। सो y इज इक्वल टू a प्लस के b, x का क्या मतलब है, अब इसको कैसे निकालेंगे। अब आपके देखिए पास समेशन ऑफ x है, y है सॉरी, और an प्लस के b समेशन ऑफ x स्क्वायर है। पहली बात तो याद करने का तरीका एक है कि आप इसको जितनी बार लिख के करोगे ना, जितनी बार सम निकालोगे वो याद होता रहेगा। दूसरा याद करने का ट्रिक क्या है कि आपको y और x दिए मिलेंगे, y और x क्वेश्चन में दिए मिलेंगे, आप उसे निकाल सकते हैं। कैसे दिए मिलेंगे, अब आपके पास ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन नंबर 11 जो इलिस्ट्रेशन है 2013, 14, 15, 16, 17, ये तो हमें ईयर दे रखे हैं, डाटा दे रखा है, इसे हम y मानते हैं। क्या मानते हैं, y। तो y तो आ गया हमारे पास, x कैसे मानते हैं, मीन निकालना सीखा है आपने, एक्चुअल मीन एरे का हम क्या मानते हैं, एज्यूम्ड मीन निकालते हैं, अपनी मर्जी से निकाल लेते हैं। लेकिन हम क्या निकालते हैं, उसमें क्या करते हैं, 1 2 3 4 5, सिंपल डायरेक्ट मेथड से हम जब करते हैं तो 1 2 3 4 5 मानते हैं ना, तो यही है, x आ गया y आ गया। फिर आपको क्या करनी है, x का स्क्वायर करना है, x का
स्केयर करना है, मीन्स कि 1 2 3 क्या है, 1 2 3 4 5 है, तो 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। फिर इनकी प्लस कर देनी है, 25 और 5 10, 10 और 10 सॉरी 25, 5 30, 40, 40 49, 49 और 6 55। ठीक है, तो एक्स स्केयर आ गया हमारे पास, ये है। वाई का तो समेशन आप कर ही सकते हैं, जो आपको यहाँ दिया हुआ है इसका समेशन करना है, 4 7 3 6 8, तो इन सब का समेशन हो जाएगा 28। तो वाई का समेशन आ गया 28, एक्स का समेशन आ गया हमारे पास क्या, 55। ठीक है जी, ये पहला हुआ कंप्लीट, समझ में आ रहा है, पहला हुआ कंप्लीट। और दूसरा हमें क्या निकालना है, समेशन ऑफ एक्स वाई, समेशन का मतलब होता है प्लस, इज इक्वल टू ए समेशन ऑफ एक्स प्लस के बी समेशन ऑफ एक्स का स्केयर। अब हमें समेशन ऑफ एक्स स्केयर तो हमारे पास है ही है, नॉर्मल है ना, सॉरी यहाँ पे स्केयर नहीं है बेटा, यहाँ पे स्केयर नहीं है, यहाँ सिंपल एक्स है, हमें समेशन का एक्स का भी प्लस करना है, यहाँ पे 15 आ जाएगा, सॉरी सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स स्केयर निकाल लिया, समेशन ऑफ एक्स वाई निकालना है, दैट मीन्स आपको चार चीज़ निकालनी है, एक्स का प्लस कर दो, वाई का प्लस कर दो, जितनी भी स्टेटमेंट दी हुई है, फिर निकालना है एक्स वाई की मल्टीप्लाई करके उनका प्लस निकालना है, चौथा निकालना है आपको समेशन ऑफ एक्स स्केयर का प्लस निकालना है उसकी स्केयर करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर देखो वाई दे रखा है, एक्स दे रखा है, पहले इनका समेशन कर लो, प्लस कर लो, फिर वाई का प्लस कर लो, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करके वो प्लस कर लो, फिर एक्स का स्केयर का प्लस कर लो, चार चीज़ें करनी है, एक्स वाई दोनों का प्लस, फिर एक्स अलग से वाई अलग से, और एक्स का समेशन का स्केयर का, राइट। इनको निकालने के बाद हम इनमें जब पुट करेंगे ना, तो पुट करके आपको वैल्यू निकालनी आती है। आई होप सबको ये मेथड आता होगा, फिर भी मैं करा देती हूँ, 5 मिनट का काम हो रहता है, फिर हमारे हो जाएगा चैप्टर कंप्लीट। अभी हमारे पास क्या था कि समेशन ऑफ, दिखाई दे रहा है, आई होप दिखाई, हाँ अब दिखाई दे रहा है, ठीक है। हमें ये निकालना है, समेशन ऑफ वाई कितना था हमारा 28 इज इक्वल टू ए एज इट इज रखना है हमें। एन कितना है हमारा, एन क्या होता है, नंबर ऑफ आइटम, एन है हमारी 5। ठीक है जी, फिर करना है प्लस, बी क्या है हमारा एज इट इज, समेशन ऑफ एक्स का समेशन क्या था 15, तो 15 बी आ गई, ये हमारी होगी फर्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या थी हमारी, एक्स वाई का समेशन 91। ठीक है जी, दूसरा क्या निकालना है, ए एज इट इज लिख लो, समेशन ऑफ एक्स ये था 15। ठीक है जी, प्लस बी समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 55, ये होगी हमारी सेकंड समेशन में। इलिमिनेशन मेथड पता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड पता है, जोन सा मेथड पता है वही लगा दो। इलिमिनेशन में क्या होता है कि हमें इन एक्स और वाई में से कोई एक स्टेटमेंट को आपको इक्वल करना पड़ता है ना। तो क्या करेंगे हम, आप इसको क्या करोगे, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे क्या है ये 3 5 15 हो जाएगा, ये ऑलरेडी है 15, इसे हम एज इट इज़ 1 रहने देंगे। अब इस सारी स्टेटमेंट को करेंगे कभी 15 5 5 को कर दो, पता है मुझे कितने इंटेलिजेंट बच्चे हो तुम लोग। सो क्या करेंगे, 28 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये आएगा 84 इज इक्वल टू 15a, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा 15, 5 थी 15 प्लस के 15 थी 45 बी। ठीक है जी, ये आपको एज इट इज़ रखनी है, क्योंकि इसको हमने 1 से ही मल्टीप्लाई किया था, और ये आ गया 55। साइन चेंज कर दो, माइनस 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 कट जाएगा। ठीक है, आई होप ये सभी को पता है, छोटे बच्चों वाला काम है ये तो, ठीक है ना। तो इसके बाद आ जाएगा हमारे पास माइनस के 10 बी, और इधर आ जाएगा माइनस के एक सेकेंड, माइनस के 7 बी। एक सेकेंड भाई, मैं तो कन्फ्यूज़ हो रही हूँ, मैं बुक में देख रही थी ना, मैं फटाफट कर देती मैं। 55 में इसमें आएगा माइनस के 10, और यहाँ पे आएगा माइनस के 10 बी, और यहाँ पे आएगा माइनस के 7। माइनस से माइनस कट गया, बी की वैल्यू कितनी आ गई है 7/10, दैट मीन्स 0.7। इसको हम पुट कर देंगे किसी एक वैल्यू में, एक ही वैल्यू आ जाएगी, और एक ही वैल्यू आने के बाद हमें जो निकालना था वाई टी इज इक्वल टू ए प्लस के बी एक्स, है ना, ए प्लस के बी एक्स, या ये हमारे वाई की वैल्यू निकल गई है हमारी
और एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। ए हमारा एक्स है, बी हमारा वाई है, इस तरह से हम निकाल लेंगे, ठीक है। और इस तरह से सम हो जाएगा। इस पॉइंट से क्वेश्चन आने वाला है, इस पॉइंट से 100% अगर सीरियस होके इस क्वेश्चन को कर लेना बच्चों कि लीस्ट स्क्वायर मेथड से अंदर होता क्या है। यही होता है, यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूले की ही रिप्रेजेंटेशन दे रखी है कि एक्चुअल में ऐसा ऐसा होता कैसे है। लीस्ट स्क्वायर इसलिए है क्योंकि हम इनका क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, y इज इक्वल टू वाई जीरो माइनस के वाई टी इज इक्वल टू ज़ीरो होता है, ठीक है। ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर कर देना, लाइक आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, यहाँ तक देखा है तो नॉर्मल सी बात है, लाइक तो करना ही बनता है। और दूसरा, अगर इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप मुझे बता देना, क्योंकि मैंने मैनुअली तो नहीं बना रखे हैं, बट हाँ किसी बच्चे के पास अगर बुक भी नहीं है तो उसकी मैं नोट्स आपको बनवा के दे दूंगी, या PDF से हो जाएगा, जो कि मेरे टेलीग्राम ग्रुप से आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं ज़रूर प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे जो है आपको मैं बता देती हूँ, तो 3rd सेमेस्टर की कंपनी लॉ मेरी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, उसको आप ज़रूर देख लेना। 9 चैप्टर हो चुके हैं, 11, 14, 16 तो मैं ज़रूर करवाने वाली हूँ चैप्टर, ठीक है। मैंने आपको बता भी दिया था डिमांड के अंदर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।